श्री वर्धमान विद्यालय महसाणा से प्रस्तुत करता ज्योति सोलंकी। आज हम कक्षा 12वीं का सेकेंड चैप्टर नाम नमक का दारोगा, जिसका हम अभ्यास करेंगे, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद। नमक का दारोगा यानी पहले तो इस हेडिंग का मीनिंग समझते हैं। नमक यानी सोल्ट, का दारोगा यानी इंस्पेक्टर पुलिस। इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, जो एक महान उपन्यासकार एवं संवेदनशील रचनाकार थे। मुंशी प्रेमचंद का हम जीवन परिचय देखते हैं तो प्रेमचंद जो थे उनको आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह, उपन्यास सम्राट, हिंदी के शेक्सपियर, संवेदनशील रचनाकार और कलम का जादूगर, इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने उनको संबोधित किया था। मुंशी प्रेमचंद का नाम साहित्यिक नाम प्रेमचंद ही था और प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जो उनके पिता के द्वारा रखा गया था। चाचा ने उनका नाम नवाब राय रखा था। आगे चलकर आपने अपनी रचनाएं सबसे पहले नवाब राय के नाम से लिखी। अब मैं यहाँ आपको यह बताना चाहूँगी कि उन्होंने अपना साहित्यिक नाम प्रेमचंद क्यों रखा। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए उन्हें तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के गुस्से का शिकार होना पड़ा और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगा। सोजे वतन की प्रतियां अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली और कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। जिसके बाद उनके अजीज दोस्त मुंशी दयानारायण निगम ने अंग्रेज सरकार के गुस्से से बचने के लिए उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। यह नाम उनको इतना पसंद आया कि नवाब राय के स्थान पर अब आप प्रेमचंद हो गए और प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका जन्मस्थल वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक लम्ही नामक गांव था, वहां पे हुआ था। उनके पिता मुंशी अजय राय जो लम्ही में एक डाक मुंशी थे, माता आनंदी देवी और वह प्रेमचंद जी बीए पास थे। विवाह देखे तो हम पहला विवाह उनका असफल होने के बाद उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जिन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी थी। यहाँ पे आप शिवरानी देवी के साथ प्रेमचंद का फोटो देख सकते हो। कर्मभूमि वाराणसी, कर्म क्षेत्र काशी विद्यापीठ में अध्यापक, लेखक एवं पत्रकार के रूप में उन्होंने काम किया। उनका अवधिकाल आधुनिक काल माना जाता है। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1937 में हुई। प्रेमचंद जी जो थे उन्होंने प्रोडक्शन हाउस अजंता सिनेटो के लिए पटकथा लेखन के में उन्होंने नौकरी स्वीकार की और प्रेमचंद की जो रचनाएं थी उस पे कई फिल्म भी बनी हैं, जैसे मजदूर द लेबर, नवजीवन, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी, ओकाउरी कथा, 2 बीघा जमीन और निर्मला। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो शतरंज के खिलाड़ी का। प्रेमचंद जी की रचनाएं देखें तो प्रेमचंद जी के 15 उपन्यास हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पे कुछ लिए हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, जो उनका अंतिम और पूर्ण उपन्यास है, जो किसानी जीवन पर लिखी अद्वितीय रचना है। प्रेमचंद की कहानियां देखें तो प्रेमचंद ने तकरीबन 300 लघु कथाएं लिखी है। इनकी अधिकतर कहानियां निम्न व मध्यम का चित्रण है। मानसरोवर में 1 से 8 संपूर्ण कहानियां हैं, जिसमें से यहाँ पे मैंने कुछ ली है, जैसे 2 बेलों की कथा, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, उसकी रात, बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, पंच परमेश्वर और कफन थी वो प्रेमचंद जी की आखिरी कहानी थी। उसके बाद प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई। प्रेमचंद जी की विविध रचनाएं हम देखें तो प्रेमचंद जी ने 3 नाटक, 7 बाल साहित्य, संपादन, पत्र, जीवनी आदि की उन्होंने रचनाएं की थी। प्रेमचंद जी ने 10 अनुवाद भी किए थे। अब आपके अभ्यासक्रम में हम
जो नमक का दारोगा है उस चैप्टर का अभ्यास करेंगे। तो इसमें मैंने पहले पार्ट 1 लिया है, इसके बाद दूसरे उसमें हम पार्ट 2 देखेंगे। तो पहले तो ये नमक का दारोगा, इसमें जो लेखक प्रेमचंद है उसने जो ये कहानी लिखी है, पहले तो हम इसका भावार्थ देख लेते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो थे उन्होंने यहाँ पे एक प्रस्तुत कहानी समाज को यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है और पंडित आलोपीदीन जो था वो दातागंज का एक अधिक और अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध के कार्य करता है और दारोगा वंशीधर उनकी नमक की गाड़ियाँ पकड़ लेता है। उनके प्रलोभनों को वह ठुकराते हैं और उनको अदालत में ले जाते हैं, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी ने उसे निर्दोष साबित कर दिया। वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया। अंत में पंडित आलोपीदीन वंशीधर के घर जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं। वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ पे आलोपीदीन जो है वो वंशीधर की ईमानदारी देखकर नतमस्तक हो जाता है। इस पार्ट 1 के मैंने यहाँ पे कठिन शब्दार्थ लिए हैं जो आप देख सकते हो। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे इसके शब्दार्थ। नमक का दारोगा, इस कहानी को अब हम विस्तृत से देखते हैं कि जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वरप्रद वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लग गए। यानी कि जब नमक विभाग, नमक यानी अंग्रेजों द्वारा इस पे जब कर लाद दिया गया तो ये ईश्वरप्रद वस्तु यानी कि कुदरती वस्तु थी, तो इस पे कर लादने से लोग इसका व्यापार करने लग गए। चोरी छिपे भी मतलब इसको बेच के पैसा कमाने लग गए। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई गुस्से काम निकालता था, कोई चालाकी से, कोई रिश्वत लेके और कोई अपनी चालाकी आजमा के भी इसमें से पैसे कमाते थे, मतलब नमक बेच के। अधिकारियों के पांव बाहर थे। पांव बाहर होना यानी सभी ओर से जीत अथवा लाभ होना। तो अधिकारियों को सभी ओर से मतलब लाभ ही लाभ हो रहे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। यहाँ पे पटवारी कौन होता है? तो लेखपालिका, काम संभालने वाले जो मतलब खेती और उसके हिसाब रखते हैं जमीनों के। तो ये काम छोड़कर, ये मतलब पटवारी का काम छोड़कर नमक विभाग में बरकंदाजी यानी कि चौकीदारी और जी हुजूरी करना का वो मतलब काम करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, यानी कि वकील लोग भी इस पद पाने को चाहते थे। यह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक वस्तु समझते थे। यह वो समय था यानी कि अंग्रेजी शिक्षा जानना और ईसाई धर्म को लोग एक ही बात समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। फारसी यानी कि फारसी जानने वालों का प्रभुत्व था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाते थे। यानी कि फारसी जो सीखने वाले लोग थे वो फारसी में जो प्रेम कथाएं हैं, श्रृंगार रस के काव्य हैं, उसको पढ़कर वो अच्छे पद पे मतलब नौकरी पा लेते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहा के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगारी की खोज में निकले। यहाँ पे जुलेखा तो एक प्रसिद्ध प्रेम कथा की नायिका थी कि जिसकी मुंशी प्रेमचंद ने कथाएं मतलब पढ़ी और उसके बाद मजनू और फराह के वृत्तांत को
और नल और नील की जो लड़ाई थी वो सब मतलब उसका अभ्यास करके वो नौकरी की खोज में निकल गए। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। उनके पिता थे, उनको मतलब अनुभवी पुरुष यानी कि उम्र बढ़ने के साथ जो उनको अनुभव हुए अलग अलग, उस प्रकार से उनको अनुभवी पुरुष कहा गया था। और समझने लगे कि बेटा मतलब पिताजी थे वो उनको वंशीधर को समझाने लगे कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, यानी कि घर की परिस्थिति को तो जानता है। ऋण के बोझ से दबे हुए, ऋण यानी कि लोन कर्जा है जो हमारे सिर पे चढ़ा हुआ है। लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, मतलब उनकी बेटियां थी तो बोले ये भी तो लड़कियां भी बढ़ रही हैं, तो इसकी भी चिंता पिता को सता रही थी। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगार पर का वृक्ष यानी कि बढ़ती उम्र, मेरी उम्र भी अभी बढ़ रही है। न मालूम कि कब गिर पड़ूंगा, कि मुझे नहीं पता है कि कब मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम ही घर के मालिक और मुख्तार हो। पिता ने समझाया कि मेरे मरने के बाद तू ही इस घर का मालिक और मुखिया है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ओहदे यानी पद जो मिले उस पर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है, यानी ये पीर का मज़ार यानी कि पूजा की वस्तु है। निगाह तो चढ़ावे और चादर पर रखना, ध्यान तो तुझे मतलब चढ़ावा और चादर पे रखना है कि जो चढ़ावा आता है चादर यानी कि तनख्वाह होती है, सैलरी, उस पर तुझे ध्यान देना है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मतलब पिताजी ने समझाया कि तू नौकरी की खोज में जा रहा है तो वहाँ पे ऐसा काम भी ढूंढना जहाँ ऊपरी कमाई भी हो सके। मासिक वेतन तो पूर्णिमासी का चांद है। मासिक वेतन यानी जो महीना पूरा होने के बाद जो सैलरी मिलती है उसको मासिक वेतन कहते हैं। तो ये पूर्णिमा सा चांद है, यानी कि जब आती है तो मतलब पूर्णिमा की तरह पूर्ण चंद्रमा जैसे होता है वैसी बड़ी दिखती है, और घटते घटते क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती रहती, यानी कि ऊपर की कमाई मतलब सैलरी के अलावा दूसरा भी मतलब काम करना जिससे घर खर्च चलता रहे। वेतन मनुष्य देता है, इसी में वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इससे इसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। पिता ने यहाँ पे बोला कि अब तू खुद समझदार है, तुझे सब पता है कि मतलब एक महीने की जो सैलरी आती उसमें से सारा खर्चा निकल जाता है, कुछ बचता नहीं है। तो ऐसा काम ढूंढना कि जहाँ पे मतलब थोड़ी बरकत हो, यानी कि थोड़ी बचत हो। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसरों को देखो और उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। मतलब यहाँ पे पिताजी ने समझाया कि विवेक यानी कि बुद्धि से हमें काम लेना है और हमारी आवश्यकताओं को हमें देखना है, उसके बाद ही मतलब हमें समझौता करना है। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, यानी कि जिसको आपकी ज़रूरत है वहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हो तो सामने वाले पे आप दबाव डाल सकते हो, यानी कि वेतन बढ़ाने में। और लेकिन बेगरज के को दाव पर पाना जरा कठिन है, यानी कि जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, अपना मनमानी नहीं कर सकते। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। पिता ने समझाया कि ये बात तू ध्यान में रखना, मैंने मेरे जीवन में ये सीखा है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया और वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये सब बातें समझाई वंशीधर को और उन्होंने घर से आज्ञा ली। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस वृत्तांत विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंब ही अपना सहायक था। यहाँ पे देखिए कि पिताजी ने तो मतलब ये सारी बातें समझाई और वह जब घर से निकले तो धैर्य ही उनका मित्र था, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक यानी कि राह 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 दिखाना, राह यानी कि रास्ता, पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखाना, और आत्मावलंबन यानी कि अपने पे भरोसा करना।
अपना सहायक था, लेकिन अच्छे सुकून से निकले थे, यानी कि वंशीधर शुभ घड़ी से जो निकले थे कि जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि गए कुछ दिनों बाद उनको नमक विभाग का दारोगा पद यानी कि इंस्पेक्टर या पुलिस का पद उनको मिल गया। वेतन भी अच्छा था और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुखद संवाद मिला तो फूले न समाये। उनके पिता को जब ये बात का पता चला तो पिता बहुत खुश हुए। महाजन लोग कुछ नरम पड़े, यानी कि जो बड़े लोग थे वो थोड़े नरम पड़े और कलवार की आशा लता लहलाई। कलवार यानी कि पुराने जमाने में जो शराब का धंधा करते थे बेचने का, वो फला फूला था और पड़ोसियों के हृदय में तो सूल उठने लग गए। पड़ोसियों के तो हृदय में पीड़ा होने लग गई कि जलन होने लग गई कि वंशीधर को इतना अच्छा पद कैसे मिल गया। इस प्रकार हम यहाँ पे ये नमक का दारोगा का पार्ट 1 पूरा करेंगे। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम इसको देखेंगे। अस्तु, धन्यवाद।